हेलो स्टूडेंट्स, मैं मुकेश सहारन संभव एकेडमी श्री गंगानगर की ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। हमारा टॉपिक चल रहा था जनरल साइंस और उसी में ब्लड यानी रक्त, रक्त पे बात चल रही थी। रक्त क्या होता है, रक्त के कितने भाग होते हैं, प्लाज्मा भाग में कौन कौन सी चीज़ें थी, यही टॉपिक चल रहा था। तो उसी ब्लड को आगे हम बढ़ाएं उससे पहले आप सभी एक बार इस वीडियो को अपने सभी मित्र भाई बंधुओं के साथ, सगे साथियों के साथ इसे साझा कर दीजिए। फटाक से जल्दी से साझा कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए तथा संभव एकेडमी श्री गंगानगर के YouTube चैनल को सब्सक्राइब भी करें। लो जी, मैं ऐसा मानता हूँ कि आपने वीडियो को साझा कर दिया होगा। चलते हैं, हमारा टॉपिक ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, रक्त परिसंचरण तंत्र। और उसी ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में हमारा ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम से ही रिलेटेड पार्ट ब्लड यानी रक्त। तो हम बात कर रहे थे रक्त पे यानी ब्लड पे, रक्त और इसी को कहते हैं ब्लड। रक्त यानी ब्लड, और रक्त ब्लड के हमने दो भाग पढ़े, एक प्लाज्मा और एक रक्त कणिका या रक्त कोशिका। हमने पढ़ा था प्लाज्मा जो भाग होता है, 65 से 55% होता है। प्लाज्मा के अंदर कार्बनिक और अकार्बनिक भाग पाए जाते हैं। इसी प्लाज्मा में जल होता है। आज दूसरी बात, इसी ब्लड के एक पार्ट हमने पढ़ा था प्लाज्मा। कौन सा? प्लाज्मा। और दूसरा पार्ट पढ़ रहे हैं रक्त कणिकाएं या रक्त कोशिकाएं। रक्त कणिकाएं या रक्त कोशिकाएं। रक्त कणिकाएं या रक्त कोशिकाएं ब्लड सेल्स या ब्लड कार्पल्स कहा जाता है। रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स। ये जो रक्त कणिकाएं या रक्त कोशिकाएं होती है, ये 3 टाइप की होती है। कितने टाइप की? 3 टाइप्स की। कौन कौन सी होती है, कौन सी नहीं, प्लाज्मा पे हम पूरा स्टडी करके आ चुके हैं, अध्ययन करके आ चुके हैं। तो अब हम चलते हैं रक्त कणिकाएं या रक्त कोशिकाएं, वो कौन कौन सी होती है, तो उसी पे हमने देखना है। स्टार्ट करते हैं रक्त कणिकाएं या रक्त कोशिकाएं। और रक्त कणिकाएं या रक्त कोशिकाएं 3 प्रकार की, उसी एक को लेके चलूँगा मैं। एक नंबर भी होती है RBC, रेड ब्लड सेल कहते हैं। क्या कहते हैं? रेड ब्लड सेल। तो एक नंबर पे लिख रहा हूँ मैं RBC, रेड ब्लड सेल्स। इसे ही कहते हैं लाल रक्त कणिकाएं या कोशिकाएं, या इसे ही कहा जाता है इरिथ्रोसाइट। क्या कहा जाता है इसे? इरिथ्रोसाइट कहा जाता है। क्या? तो ध्यान दो, RBC लाल रक्त कणिकाएं या इरिथ्रोसाइट। RBC रेड ब्लड सेल्स, इरिथ्रोसाइट क्या होती है, एक पे बात पे अध्ययन करेंगे हम, एक पे अध्ययन करेंगे। तो RBC लाल रक्त कणिकाएं या लाल रक्त कोशिकाएं क्या होती है? RBC की अगर सबसे पहले हमें उत्पत्ति पूछी जाए, उत्पत्ति या निर्माण, कि RBC का फॉर्मेशन कहाँ से होता है, अलग अलग टर्म यूज़ करनी है हमें, अलग अलग कंडीशन में देखना है। ये जो RBC की उत्पत्ति या जो निर्माण होता है वो कहाँ से होता है? तो RBC की उत्पत्ति या निर्माण कहाँ से होगा? तो इस उत्पत्ति अगर हमें पूछा जाए भ्रूणीय अवस्था में, कब पूछा जाए? भ्रूणीय अवस्था में। देखो अलग अलग कंडीशन होती है। भ्रूणीय यानी एम्ब्रियोनिक स्टेज के अंदर, भ्रूणीय अवस्था में पूछ ली जाए, एम्ब्रियोनिक स्टेज के अंदर पूछ लीजिए भ्रूणीय अवस्था। तो भ्रूणीय अवस्था में RBC की उत्पत्ति होती है प्लीहा स्प्लीन से। कहाँ से? प्लीहा।
अगर प्लीहा ऑप्शन नहीं है तो फिर क्या होगा, यकृत यानी लीवर होगा। प्लीहा यानी स्प्लीन और यकृत यानी लीवर। पहला ऑप्शन प्लीहा ध्यान रखना है। आरबीसी का निर्माण भ्रूणीय अवस्था में बात करें, एम्ब्रियोनिक स्टेज के अंदर, जब हमारा जन्म नहीं हुआ, यानी हमारा बर्थ ही नहीं हुआ, हमारे जन्म से पहले हमारे अंदर खुद का ब्लड फॉर्मेशन होता है, यानी उस शिशु का, उस नवजात बालक का जिसका जन्म ही नहीं हुआ, जो अभी भ्रूण के अंदर है, गर्भाशय में है, उस गर्भाशयमयी भ्रूण के अंदर उस बच्चे के अंदर खुद का ब्लड निर्माण होना स्टार्ट हो जाता है, यानी ब्लड का फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है। उसका लीवर बन जाता है, उसका हार्ट बन जाता है, उसका ब्रेन बन जाता है, यानी उसके सारे के सारे ऑर्गन बन जाते हैं। खुद का ब्लड फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो जाता है, निर्माण। और वो ब्लड फॉर्मेशन कौन करता है, प्लीहा स्प्लीन करती है। कौन करती है, प्लीहा स्प्लीन। जब बच्चे का जन्म नहीं हुआ उससे पहले जो ये ब्लड का फॉर्मेशन होता है, जो ब्लड का निर्माण होता है, वो किसके द्वारा, आरबीसी का निर्माण होता है, वो किसके द्वारा, प्लीहा स्प्लीन के द्वारा। लेकिन ये उत्पत्ति या निर्माण पूछ रहे थे जन्म के बाद में या वयस्क में। आप जन्म के बाद लिख सकते हो या वयस्क में लिख सकते हो, एडल्ट में। जन्म के बाद, आफ्टर बर्थ, जन्म के बाद इस अगर आरबीसी की उत्पत्ति या निर्माण पूछा जाए तो कहाँ से, अस्थि मज्जा से होता है। कहाँ से, अस्थि मज्जा, बोन मेरो। ध्यान दो, जो रीढ़ की हड्डी होती है, इसी रीढ़ की हड्डी में एक बिल्कुल पतला सा धागेनुमा संरचना, उसी के अंदर एक द्रव भरा रहता है, लिक्विड होता है, जिसे कहते हैं अस्थि मज्जा, बोन मेरो। जैसे सभी हड्डियों में होता है, लेकिन मेनली कहाँ होता है, रीढ़ की हड्डी के अंदर एक लिक्विड होता है, उसी लिक्विड को कहा जाता है अस्थि मज्जा या बोन मेरो। उसी अस्थि मज्जा या बोन मेरो से किसका निर्माण हो रहा है, हमारे अंदर आरबीसी का निर्माण। अगर पूछा जाए आज हमारे अंदर जो आरबीसी बन रही है वो किससे बन रही है, तो आज की जो आरबीसी बनेगी वो किसकी, कहाँ से बनेगी, अस्थि मज्जा या बोन मेरो से उसका निर्माण होता है, बोन मेरो से उसका फॉर्मेशन होता है। हमने कहा ठीक है, उत्पत्ति या निर्माण वयस्क अवस्था में किससे, अस्थि मज्जा, बोन मेरो। इसी आरबीसी की बात कर रहा हूँ। आरबीसी का जीवन काल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिए कि आरबीसी का जीवन काल कितना होता है। आरबीसी का जीवन काल होता है 120 दिन। कितना होता है, 120 डे होता है, 120 दिन होता है। या ध्यान देना, हमें ये भी मिल सकता है लगभग, ऑलमोस्ट, लगभग 4 माह है, क्योंकि लगभग 4 माह में कितने दिन होते हैं, 120 दिन होते हैं। ऑलमोस्ट कह रहा हूँ कि लगभग 4 महीने का समय होता है। जो आज आरबीसी का निर्माण हो रहा है, जो जन्म हो रहा है, जो नई बन रही है, वो 120 दिन के बाद में, यानी 4 महीने के बाद में उसकी क्या हो जाएगी, मृत्यु। क्योंकि 1 महीने के अंदर नॉर्मली हम 30 दिन मानते हैं, तो 4 महीने में 120 दिन हो जाएंगे। तो नॉर्मली हमें ध्यान रखना है कि आरबीसी का जीवन काल 120 दिन या लगभग 4 महीने होता है। कितना, 4 माह आरबीसी का जीवन काल होता है। 120 दिन के बाद में आरबीसी की मृत्यु होती है। 120 दिन के बाद में आरबीसी की क्या हो जाती है, मृत्यु। 120 दिन के बाद में आरबीसी की क्या हुई, मृत्यु। आरबीसी डेड हो चुकी है। कब, 120 डे, लेकिन लगभग 4 महीने। आप तो ये याद रखो, आज जो हमारे अंदर आरबीसी बन रही है, आज जो बनी, अभी बनी, वो लगभग 4 महीने बाद मृत्यु हो जाएगी, यानी लगभग फिक्स डे होते हैं इनके, 120 दिन, यानी 120 दिन। 120 दिन बाद में इनकी मृत्यु। अब मर गई तो फिर क्या करें, यानी जो आरबीसी मृत हो चुके उसका क्या करेंगे। ध्यान देना, ये जो मृत्यु हो गई, इस मृत आरबीसी को, किसको, मृत आरबीसी को लेके जाया जाता है यहाँ से प्लीहा स्प्लीन के पास। हमसे पूछा जाए मृत आरबीसी को कहाँ लेके जाया जाता है, प्लीहा स्प्लीन। ब्लड के थ्रू ये कहाँ जाएगी, प्लीहा स्प्लीन के पास जाएगी। अब प्लीहा क्या करेगा, इस आरबीसी का प्लीहा क्या करेगा, ध्यान देना। इस प्लीहा के अंदर आरबीसी का अपघटन होता है। मृत आरबीसी का क्या होगा, आरबीसी का क्या होता है, अपघटन, यानी उस मृत आरबीसी को तोड़ा जाएगा। उस मृत आरबीसी को क्या किया जाएगा, तोड़ा जाएगा, अपघटित किया जाएगा। जब उसको तोड़ा जाएगा, अपघटन किया जाएगा, तो उससे क्या निकलते हैं,
तो इसके अपघटन से ध्यान देना, मैं इस इरिथ्रोसाइट को इस पार्ट को हटा रहे हैं एक बार। तो अपघटन होगा आरबीसी का अपघटन कहाँ होता है? प्लिया स्प्लीन के पास। अपघटन से इससे एक हीम समूह निकलता है। क्या निकलता है? हीम समूह, जिसे हम हीमोग्लोबिन कहते हैं। अगर हमसे पूछा जाए आरबीसी के अपघटन में सामान्य कौन सा समूह निकलता है, कौन सा प्राप्त होता है, तो हीम समूह होता है। कौन सा? हीम समूह है। ये हीम समूह में आयरन होता है। क्या होता है? आयरन यानी लोह तत्व होता है, आयरन Fe। अगर आपसे पूछा जाए हेम समूह के अंदर कौन सी धातु पाई जाती है, तो आयरन होती है, यानी हम सामान्य हीमोग्लोबिन कहते हैं। वो हीमोग्लोबिन क्या है, कि ये हीमोग्लोबिन है क्या? तो हीमोग्लोबिन आरबीसी के अपघटन या आरबीसी के अंदर पाए जाने वाले हीम समूह को हीमोग्लोबिन कहते हैं। हम कहते हैं 8 ग्राम खून है, 10 ग्राम है, 4 ग्राम है, 6 ग्राम है, 14 ग्राम है। कहते हैं कि 6 ग्राम खून रह गया, ब्लड की कमी होगी। वो 6 ग्राम खून नहीं होता, वो 6 ग्राम क्या होता है? हीमोग्लोबिन होता है। HB हीमोग्लोबिन की मात्रा होती है वो, कि 6 ग्राम, 4 ग्राम, 10 ग्राम हीमोग्लोबिन की मात्रा है। और हम हालांकि सामान्य बोल ही देते हैं कि खून की मात्रा 6 ग्राम है। सोच के देखो, 6 ग्राम खून होगा तो क्या हम जिंदा रह सकते हैं? वो हालांकि हीमोग्लोबिन की ही मात्रा होती है। कि 100 ml ब्लड, 100 ml रक्त लो, उसके अंदर हीमोग्लोबिन कितना है? 100 ml ब्लड, 100 ml ब्लड के अंदर हीमोग्लोबिन की अमाउंट कितनी है? वो कहलाता है HB हीमोग्लोबिन। कितने? 100 ml मिलीलीटर ब्लड के अंदर हीमोग्लोबिन की मात्रा होती है, उसी को हम क्या कहते हैं? ब्लड कह देते हैं, लेकिन वो गलत होता है। तो हीमोग्लोबिन, एक तो हीम समूह निकलता है। कौन सा? हीम। और इसके अपघटन से दूसरा निकलता है, यहाँ पे 2 और वर्णक निकलते हैं। एक होता है बिलरुबिन, बिलरुबिन व बिलवर्डिन। बिलरुबिन और बिलवर्डिन वर्णक होते हैं। ये बिलरुबिन और बिलवर्डिन वर्णक दोनों पीले रंग के लिए उत्तरदायी होते हैं। बिलरुबिन और बिलवर्डिन वर्णक किसके लिए होते हैं? पीले रंग के होते हैं, पीले रंग के लिए उत्तरदायी होते हैं। अगर हमसे पूछा जाए जॉन्डिस पीलिया हो जाता है, तो उसमें शरीर पीले रंग का हो जाता है। ऐसा क्या था जॉन्डिस पीलिये में, जिसके कारण से हमारी बॉडी पीले रंग की हो गई, स्किन पीले कलर की हो गई? तो जॉन्डिस पीलिये के अंदर क्या होता है? ऐसा होता कुछ नहीं। सिर्फ जॉन्डिस पीलिये के अंदर हमारा जो यकृत यानी जो लीवर है, उस लीवर की आरबीसी ज़्यादा टूटने लग जाती है। लीवर में आरबीसी का अपघटन ज़्यादा होता है, वो टूटने लग जाती है, मरने लग जाती है। इस मर्त आरबीसी को वहाँ लेके जाएगा प्लिया स्प्लीन के पास, और वहाँ इनका अपघटन किया जाता है। जब ज़्यादा आरबीसी टूटेगी, ज़्यादा है बिलरुबिन और बिलवर्डिन वर्णक बनेंगे, ज़्यादा बनेंगे तो उनसे ये वर्णक ज़्यादा निकले तो रंग कैसा होगा? पीला। इसी कारण से जॉन्डिस पीलिया होने पे हमारे शरीर त्वचा का रंग कैसा हो जाता है? पीला। नाखून, आँखों का कलर एक कैसा हो जाता है? पीले रंग का, क्योंकि इसमें बिलरुबिन और बिलवर्डिन वर्णक की मात्रा यानी पिगमेंटों की मात्रा क्या होती है? बढ़ जाती है, और उस कारण से हमारी जो बॉडी होती है वो येलोइश कलर की दिखाई देती है। तो आरबीसी के अपघटन से इस प्लिया स्प्लीन को कहा जाता है आरबीसी का कब्रिस्तान। प्लिया स्प्लीन को क्या कहा जाता है? आरबीसी का कब्रिस्तान। क्या कहते हैं इसे? आरबीसी का कब्रिस्तान। अब आपको कि कब्रिस्तान क्या होता है? कब्रिस्तान के अंदर जहाँ मुर्दों को, जो मुर्दे होते हैं उनको दफनाया जाता है, यानी उनका अपघटन किया जाता है। यहाँ भी तो मर्द आरबीसी का अपघटन ही कर रहे हैं, तो आरबीसी का कब्रिस्तान कौन कहलाएगा? प्लिया स्प्लीन। फिर सुन, आरबीसी का कब्रिस्तान है, प्लिया स्प्लीन है। छोटी सी अगर लॉजिकली एक बात सोच के देखें कि हमारा जब जन्म नहीं हुआ, उस टाइम ब्लड का निर्माण किसने किया? प्लिया स्प्लीन। जब हमारा जन्म नहीं हुआ तो ब्लड का निर्माण किसने किया? प्लिया स्प्लीन ने। अब जब उसी ब्लड के आरबीसी की मृत्यु हो गई तो उसी का अपघटन कौन कर रहा है? प्लिया। इसका मतलब ब्लड को, हमारे रक्त को जन्म देने वाला कौन सा है? प्लिया स्प्लीन। और मृत होने के बाद में उसका अपघटन करने वाला भी कौन सा है? प्लिया स्प्लीन।
इसलिए मैं बच्चों कह देता हूँ कि ज़िंदगी हमारी प्लिया स्प्लेन से ही चली थी, यानी यहाँ से चली थी और ज़िंदगी यहीं पे ख़त्म हो गई, यानी ब्लड का फॉर्मेशन ही यहीं से और उसका अपघटन भी कहाँ पे, यहीं पे। इसलिए बच्चों कहता हूँ ज़िंदगी केवल इतनी सी है, ज़िंदगी केवल क्या है, इतनी सी, बाकी सब मोह माया है। बाकी क्या है, मोह माया। उस मोह माया को त्याग दो, छोड़ दो, क्योंकि ज़िंदगी हमारे सामने इतनी सी तो ज़िंदगी है, लाइफ इतनी तो है। प्लिया स्प्लीन ने ही इस ब्लड का निर्माण किया, उसी प्लिया स्प्लीन के अंदर इसका क्या हो रहा है, अपघटन। तो ये ज़िंदगी इतनी सी। अगर हमसे आरबीसी की संख्या पूछी जाए, आरबीसी की संख्या तो अलग अलग है, अगर हमसे पुरुषों में पूछ ली जाए आरबीसी की संख्या, पुरुष में, एक सामान्य पुरुष में बात की जा रही है तो लगभग 52 लाख होती है, 52 लाख पर एम क्यूब। सॉरी, तो संख्या पुरुषों में कितनी होती है, 52 लाख पर एम क्यूब होती है। कितनी होती है, 52 लाख पर एक मिलीमीटर क्यूब एरिया के अंदर कितनी पाई जाती है, लगभग मानव ऑलमोस्ट मानते हैं, वैसे 45 लाख से 55-60 लाख भी लिखी जाती है, लेकिन एक एवरेज निकाली जाए तो लगभग 52 लाख निकलती है। अगर यही संख्या महिला में पूछ ली जाए, किस में पूछ ली जाए, महिला में, तो एक स्वस्थ वयस्क महिला के अंदर ये लगभग 47 लाख होती है। लगभग कितनी, 47 लाख पर एम क्यूब होती है। पुरुषों के अंदर इसी की संख्या कितनी होती है, 52 लाख पर एम क्यूब। महिला में कितनी होती है, 47 लाख पर एम क्यूब होती है, यानी इतनी ज़्यादा ये क्या होती है संख्या में, इतनी संख्या। लेकिन ध्यान दो, पुरुषों में 52 लाख आरबीसी है, महिलाओं में 47। महिलाओं में ब्लड की थोड़ी सी क्या रहती है, कमी रहती है, महिलाओं में थोड़ी सी ब्लड की क्या रहती है, कमी। मैं आपको बता दूं कि महिलाओं के अंदर ब्लड की थोड़ी सी कमी, सिर्फ यहाँ पे एक टर्म बोल रहा हूँ, एक वर्ड बोल रहा हूँ, वो सिर्फ एग्जाम की दृष्टि से कह रहा हूँ, याद करने की दृष्टि से कह रहा हूँ, वैसे कोई औचित्य नहीं होता उसका, वैसे उसका कोई औचित्य नहीं है, लेकिन एग्जाम की दृष्टि से कि पुरुषों में ब्लड का यानी रक्त की मात्रा ज़्यादा, महिलाओं में रक्त की मात्रा थोड़ी सी कम होती। याद करने की दृष्टि से हम इसे याद कर सकते हैं कि महिलाओं में रक्त की थोड़ी सी कमी होती है, इसी कारण से वो पुरुषों का रक्त चूसती रहती है, यानी उनमें कमी है ब्लड की, इसलिए वो पुरुषों का रक्त क्या करती है, चूसती रहती है। यहाँ सिर्फ इसका आपने अर्थ एग्जाम की दृष्टि से याद करने के लिए रखना है, ऐसे इसका कोई इंटेंसिटी नहीं है, कोई इसका तात्पर्य नहीं है। हमें सिर्फ इतना ध्यान रखना है, पुरुषों में 52 लाख पर एम क्यूब, महिला में कितना होता है, 47 लाख पर एम क्यूब होता है, यानी इतना। अगर यही आरबीसी हमसे पूछ ले जाए कि सबसे बड़ी आरबीसी किसकी होती है, सबसे बड़ी आरबीसी, लार्जेस्ट आरबीसी किसकी होती है, तो ये होती है कस्तूरी मृग की। इसकी कस्तूरी मृग, मस्क डियर कहते हैं। कौन सा, कस्तूरी मृग यानी मस्क डियर, जो कस्तूरी मृग सुनहरी हिरण होता है, कस्तूरी मृग मस्क डियर कहते हैं। इसकी आरबीसी सबसे बड़े आकार, सबसे बड़ी आकार नहीं, सबसे बड़ी आकार, थोड़ा सा इसमें करेक्शन करना, सबसे बड़ी आकार की जो आरबीसी एम्फीबियंस की होती है, यानी उभयचरों की होती है। किसकी, उभयचरों की, थोड़ा सा इसमें करेक्शन करना, ध्यान देना भाई। तो सबसे बड़ी आरबीसी पूछी जाए, लार्जेस्ट आरबीसी, तो उभयचरों की होती है, एम्फीबियंस की होती है, क्योंकि उभयचर वो होते हैं जो जल में भी रहते हैं और स्थल पे भी रहते हैं। जल में भी रहेंगे, स्थल पे भी, जल और स्थल दोनों में जाते हैं, इसलिए इनकी आरबीसी क्या होती है, सबसे बड़े आकार की। तो सबसे बड़ी आकार की आरबीसी किसकी, उभयचरों की। यही पूछा जाए कि सबसे छोटी आरबीसी किसकी होती है, सबसे छोटी आरबीसी, स्मॉलेस्ट सेल किसकी होती है, आरबीसी, स्मॉलेस्ट आरबीसी किसकी होती है, तो ये होती है कस्तूरी मृग की। किसकी होती है, कस्तूरी मृग। जो कस्तूरी मृग होता है उसकी आरबीसी सबसे छोटी होती है। इसकी कस्तूरी मृग मस्क डियर कहते हैं। सुनहरी हिरण जो होता है, हिरण की ही एक प्रजाति होती है, तो उसकी आरबीसी सबसे छोटी होती है, और सबसे बड़ी आरबीसी एम्फीबियंस यानी उभयचरों की होती है। फिर ध्यान दीजिए कुछ और बातें, हम ऊपर के कुछ पॉइंट को हटा लेते हैं। आरबीसी का कार्य क्या होता है, अगर हमसे पूछा जाए आरबीसी का कार्य, तो इसका कार्य होता है गेंद से
विटामिन, हार्मोन, H2O जल, खाद्य पदार्थ यानी भोजन, खाद्य पदार्थ की बजाय भोजन लिख देता हूँ। भोजन को एक कोशिका से दूसरी कोशिका में स्थानांतरण करने का, कोशिका में क्या करना, स्थानांतरण का काम होता है, ट्रांसफर का काम होता है। एक कोशिका के भोज्य पदार्थ को दूसरी कोशिका में भेजने का, ट्रांसफर करने का काम किसका होता है, तो इसी का होता है। यानी आरबीसी क्या करती है, अपने साथ केवल ऑक्सीजन यानी गैस से ही नहीं कह रहा, गैसों के साथ विटामिन, हार्मोन, खनिज लवण, पोषक तत्व सभी को एक कोशिका से दूसरी कोशिका में लेके जाती है और लेके आती है, यानी ट्रांसफर का काम करती है। एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लिख रहा हूँ, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, आरबीसी में केंद्रक नहीं होता, आरबीसी में केंद्रक क्या होता है, एब्सेंट। केंद्रक यानी न्यूक्लियस क्या होता है, एब्सेंट। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत इंपॉर्टेंट। आरबीसी में केंद्रक यानी न्यूक्लियस क्या होता है, एब्सेंट होता है, नहीं पाया जाता। किसमें, आरबीसी रेड ब्लड सेल या रेड ब्लड कार्पल्स, इसमें कभी भी केंद्रक नहीं, न्यूक्लियस, बाकी ऑर्गन तो है ही नहीं। आरबीसी में न तो केंद्रक पाया जाता, न गोल्जी बॉडी होती, न लाइसोसोम होता, न ही माइटोकॉन्ड्रिया होता और न ही ईआर होती, राइबोसोम भी नहीं होती। यानी इस आरबीसी के अंदर सारे के सारे कोशिकांग क्या होते हैं, एब्सेंट। यहाँ तक कि न्यूक्लियस केंद्रक भी क्या होता है, इनमें एब्सेंट। गौर करना, आरबीसी के अंदर क्या एब्सेंट होता है, न्यूक्लियस। लेकिन इसके एक अपवाद है, लेकिन इसके क्या है, अपवाद। और वो अपवाद सुनो कौन कौन से, इसकी इस चीज़ की एक अपवाद कौन सी, ध्यान रखना, ऊंट यानी कैमल, लामा कुत्ते या भेड़िए जैसा जानवर होता है, और वर्तमान में जिराफ भी कह रहे हैं इसे। ऊंट, लामा और जिराफ की आरबीसी में केंद्रक प्रेजेंट होता है। केंद्रक क्या होता है, ये इसके अपवाद है, एक्सेप्शन है। क्या है, आपने ध्यान देना है कौन कौन से आरबीसी के केंद्र में हमेशा केंद्रक एब्सेंट मिलते हैं। किसके अंदर, आरबीसी जो रेड ब्लड सेल है उसमें केंद्रक के अंदर हमेशा क्या होगा, एब्सेंट होता है। नहीं, क्या नहीं पाया जाता, केंद्रक। किसके अंदर, आरबीसी में केंद्रक क्या होगा, एब्सेंट नहीं पाया जाता। लेकिन इसके एक्सेप्शन है, अपवाद है। और वो अपवाद कौन कौन से है, ऊंट है, लामा है, जिराफ है, इनकी आरबीसी में केंद्र क्या होता है, प्रेजेंट होता है। देखो कितना बड़ा क्वेश्चन मिलता है हमारा, कि ऐसे कौन से जानवर होते हैं, ऐसे वो कौन से जंतु हैं जिनकी आरबीसी में एक्सेप्शनल रूप से, अपवाद रूप से आरबीसी के अंदर केंद्रक पाए जाते हैं। तो तीन के ध्यान रखने, ऊंट, लामा और जिराफ, इन तीनों की आरबीसी में एक्सेप्शनल रूप से अपवाद के रूप में क्या पाए जाते हैं, हमेशा ये केंद्रक पाया जाता है। बाकी किसी भी जंतु की आरबीसी में कभी भी केंद्रक नहीं पाया जाता। तो वर्तमान में इसके कितने अपवाद है, 3 अपवाद है। ये आरबीसी के बारे में हमें ध्यान रखना है। बहुत ही अच्छी बातें हैं। यही जनरल साइंस के अंदर हमसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि आरबीसी का जीवन काल कितना होता है, मृत आरबीसी को कौन अपघटित करता है, आरबीसी का कब्रिस्तान कौन सा कहलाता है, तो कौन कहलाएगा, स्प्लीन कहलाएगा। आरबीसी की संख्या किस में ज़्यादा और किस में कम होती है, तो ये छोटी छोटी बातें हमें ध्यान। ये थी आरबीसी, रेड ब्लड सेल या रेड ब्लड कार्पल्स। आरबीसी के बाद में सेकंड नंबर पे चलते हैं, जिसे कहते हैं डब्ल्यूबीसी। क्या कहा जाता है, आरबीसी के बाद में आता है डब्ल्यूबीसी, वाइट ब्लड सेल्स कहते हैं। क्या कहते हैं, वाइट ब्लड सेल्स। सुनो डब्ल्यूबीसी के बारे में क्या होती है। आरबीसी के बाद में आती है सेकंड नंबर पे डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी वाइट ब्लड सेल्स कहते हैं। क्या कहते हैं, वाइट ब्लड सेल्स, या इसे ही कहा जाता है ल्यूकोसाइट। क्या कहते हैं, डब्ल्यूबीसी का ही अन्य नाम क्या होता है, ल्यूकोसाइट। क्या कहते हैं, इसे ल्यूकोसाइट कहते हैं। क्या कहते हैं, ल्यूकोसाइट। डब्ल्यूबीसी वाइट ब्लड सेल्स, या इसे ही ल्यूकोसाइट नाम है। तो डब्ल्यूबीसी की अगर हमसे उत्पत्ति पूछी जाए कि डब्ल्यूबीसी की उत्पत्ति या निर्माण कहाँ से होता है,
उत्पत्ति या निर्माण, उत्पत्ति भी लिखा जाता है, निर्माण भी, डेवलपमेंट या इसका जो फॉर्मेशन होता है वो कहाँ से, तो ये अस्थि मज्जा से ही होगा। कहाँ से होगा? अस्थि मज्जा से। अगर हमसे पूछा जाए WBC का निर्माण किस भाग से होता है, तो अस्थि मज्जा बोन मैरो से होते हैं। WBC की संख्या पूछ ली जाए कि WBC की संख्या कितनी होती है, तो लगभग 7000, हम कह रहा हूँ लगभग 7000 पर mm³ होती है। कितनी? लगभग माना जाता है कि लगभग 7000 पर mm³ WBC की संख्या होती है। RBC की तुलना में बहुत कम होती है, लेकिन फिर भी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगी, ये इम्पोर्टेंट रोल प्ले। WBC की अगर हमसे पूछा जाए कि WBC में एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लिख रहा हूँ, केंद्रक पाया जाता है। WBC में केंद्रक पाया जाता है, प्रेजेंट होता है। जहाँ RBC में केंद्रक नहीं होता, लेकिन WBC में केंद्रक पाया जाता है। WBC का कार्य क्या होता है? कार्य, अगर हमसे WBC का कार्य पूछा जाए कि जो वाइट ब्लड सेल्स होती है, WBC होती है, उनका फंक्शन क्या होता है, क्या कार्य है इनका, जो WBC उसका कार्य क्या है, तो WBC का कार्य ध्यान रखना है, इसका कार्य होता है प्रतिरक्षा तंत्र का निर्माण करना। प्रतिरक्षा तंत्र का निर्माण, किसका निर्माण? प्रतिरक्षा तंत्र यानी इम्यून सिस्टम। और हमने ये इम्यून सिस्टम बहुत नाम सुना है। आपने सुना होगा कि इस कोरोना काल के दौरान हमने बहुत सुना कि भाई जिसका इम्यून सिस्टम मजबूत है उसे कोरोना नहीं हरा सकता, यानी जिसका इम्यून सिस्टम मजबूत है वो कोरोना को हरा देगा, यानी कोरोना को मार देगा, कोरोना वायरस की मृत्यु कर देगा। लेकिन जिसका इम्यून सिस्टम प्रतिरक्षा तंत्र कमज़ोर है, जैसे हमने कि बुज़ुर्गों का इम्यून सिस्टम कमज़ोर होता है कि भाई ये कोरोना बुज़ुर्गों को ज़्यादा इफेक्टेड कर रहा है, युवा इससे ज़्यादा इफेक्टेड नहीं हो रहे क्योंकि उनके अंदर प्रतिरक्षा तंत्र क्या होता है? मजबूत। तो हमारे अंदर जो रोगों से लड़ने की क्षमता उत्पन्न करता है, जो प्रदान करता है, वो क्या कहलाता है? WBC। रोग जो होते हैं, पैथोजेंस जो भी कारक हमारे अंदर आएंगे, उनसे लड़ने की जो क्षमता देता है, उनके खिलाफ जो हमें खड़ा रखता है, वो कौन होता है? WBC होती है, वाइट ब्लड सेल्स होती है। फिर सुनना, WBC का कार्य क्या होता है? प्रतिरक्षा तंत्र का निर्माण करना, इम्यून सिस्टम का फॉर्मेशन करना, यानी आपको मजबूती प्रदान। मजबूती का मतलब बॉडी से मजबूती नहीं कह रहा, वैसे मजबूती प्रदान करना। आपका प्रतिरक्षा तंत्र स्ट्रांग होना चाहिए, इम्यून सिस्टम आपका अच्छा होना चाहिए, तो वो चीज़ें हमें ध्यान देनी है। तो फिर कह रहा हूँ, कार्य क्या होता है? प्रतिरक्षा तंत्र का निर्माण करना, यानी इम्यून सिस्टम का फॉर्मेशन करने का काम किसका होता है? WBC। WBC को क्या कहते हैं? ल्यूकोसाइट। हो सकता है वहाँ दे दे कि मानव शरीर के अंदर प्रतिरक्षा तंत्र का निर्माण कौन करता है, हम वहाँ WBC देखें और ऑप्शन मिल जाए एरिथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट, थ्रोम्बोसाइट, कुछ ऐसे वर्ड मिल जाए। अब क्या करेंगे? क्या करेंगे हम? तो वहाँ ध्यान देना, ल्यूकोसाइट होगा। क्या होगा? क्योंकि WBC का ही अन्य नाम क्या होता है? ल्यूकोसाइट होता है। कौन सा? WBC का ही अन्य नाम क्या होता है? ल्यूकोसाइट होता है। तो इम्पोर्टेंट बात होती है हमारे लिए कि WBC की उत्पत्ति या निर्माण कहाँ से होता है? हमेशा अस्थि मज्जा बोन मैरो से होता है। अस्थि मज्जा यानी बोन मैरो, और उससे किसका निर्माण होता है? WBC का। ये जो रीढ़ की हड्डी के अंदर होता है उसी को अस्थि मज्जा बोन मैरो कहते हैं, और उसी से किसका निर्माण होता है? WBC। WBC के अंदर इसकी संख्या पूछी जाए तो कोई, हालांकि वैसे कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, संख्या नहीं पूछी जाती, लेकिन फिर भी हमें नॉलेज तो होना चाहिए। कोई वर्ड कुछ भी पूछा जाए नहीं पूछा जाए वो अलग इशू है, लेकिन हमें उन चीज़ों का नॉलेज तो होना चाहिए कि जो भी चैप्टर हम पढ़ रहे हैं वो एग्जाम में आए नहीं है, लेकिन उसका नॉलेज तो होना चाहिए हमें। क्या बता, वैसे ही कोई हमें जनरल पूछ ले तो हमें ध्यान देना है WBC के अंदर क्या होती है? संख्या 7000 पर mm³। अगर हमसे पूछा जाए क्या WBC में केंद्रक पाया जाता है, तो हमने कहना है हाँ, WBC में केंद्रक पाया जाता है। तो हमसे पूछ लेगा RBC में केंद्रक पाया जाता है, आप क्या कहोगे कि RBC में केंद्रक नहीं पाया जाता। क्या नहीं पाया जाता? RBC में केंद्रक यानी न्यूक्लियस नहीं पाया जाता।
लेकिन आरबीसी का उल्टा कौन? डब्ल्यूबीसी। और डब्ल्यूबीसी में क्या पाया जा रहा है? केंद्रक पाया जा रहा है। क्या पाए जाते हैं? कह सकते हैं कि डब्ल्यूबीसी में केंद्रक अपवाद स्वरूप से पाए जाते हैं, आरबीसी में केंद्रक नहीं होता। डब्ल्यूबीसी का कार्य क्या होता है? हमें रोगों से लड़ने की शक्ति प्रदान करना, हमें रोगों से लड़ने की क्षमता देना। तो कार्य क्या होगा? प्रतिरक्षा तंत्र का निर्माण करना, यानी इम्यून सिस्टम का फॉर्मेशन करना, हमें रोगों से लड़ने की ताकत देना। ये काम किसका होता है? डब्ल्यूबीसी का होता है, वाइट ब्लड सेल्स का होता है। किसका? डब्ल्यूबीसी वाइट ब्लड सेल का काम क्या होता है? रोगों से लड़ने के प्रति शक्ति प्रदान करना। ये किसका काम होता है? डब्ल्यूबीसी का। तो बहुत इंपॉर्टेंट है डब्ल्यूबीसी। इसी डब्ल्यूबीसी के दो भाग होते हैं। डब्ल्यूबीसी को कितने भागों में बांटा जाता है? दो भागों में बांटा जाता है। एक वो डब्ल्यूबीसी होगी जिसके कणिका में भाग होंगे, यानी डब्ल्यूबीसी का वो भाग जिसमें कण पाए जाएंगे, और एक डब्ल्यूबीसी का वो भाग जिसमें कण नहीं पाए जाते। कण पाए जाएंगे तो इन्हें ग्रेनुलोसाइट कहते हैं, और कण नहीं पाए जाएंगे तो इन्हें एक ग्रेनुलोसाइट कहा जाता है। यानी ग्रेन्यूल्स जिसमें कण उपस्थित होंगे और एक ग्रेन्यूल्स जिसमें कण उपस्थित नहीं होते। यानी जो डब्ल्यूबीसी है वो भी कई प्रकार की, एक जिसमें छोटे छोटे कण पार्टिकल्स प्रेजेंट होंगे, और एक वो जिसमें छोटे छोटे पार्टिकल्स कण से नहीं पाए जाते। वो कौन सी कहलाएगी? हमारी ए ग्रेन्यूलोसाइट। यानी डब्ल्यूबीसी कितने टाइप की? 2 टाइप की। और ये ध्यान रखना है कि डब्ल्यूबीसी 2 टाइप की कौन कौन सी होती है। एक ग्रेनुलोसाइट और एक कौन सी होती है? एक ग्रेनुलोसाइट होती है। एक जिसमें कण पाए जाते हैं और एक जिसमें कण नहीं पाए जाते। ये 2 प्रकार की होगी। कितने टाइप की होती है? 2 प्रकार की। क्या? ध्यान देखो, डब्ल्यूबीसी यानी ल्यूकोसाइट, और इसी को क्या कहेंगे हम? इसकी उत्पत्ति अस्थि मज्जा बोन मेरो से होती है। किससे होती है? अस्थि मज्जा बोन। संख्या 7000 पर mm³ होती है। कितनी? 7000 पर mm³। कार्य क्या होता है? प्रतिरक्षा तंत्र का निर्माण करना। इम्यून सिस्टम का फॉर्मेशन कौन करता है? डब्ल्यूबीसी करती है। वाइट ब्लड सेल करेगी। कौन सी? वाइट ब्लड सेल। हम नेक्स्ट क्लास के अंदर जो इस पे चर्चा करेंगे वो हमारा नेक्स्ट क्लास में जो टॉपिक रहेगा कि डब्ल्यूबीसी के 2 प्रकार कौन कौन से होते हैं, कि जो ग्रेनुलोसाइट कौन सी होती है डब्ल्यूबीसी, ए ग्रेनुलोसाइट कौन सी होगी, यानी कणिका में डब्ल्यूबीसी कौन सी होती है, अकणिका में डब्ल्यूबीसी कौन सी होती है, कणिका में भी फिर अगर कोई टाइप होते हैं तो वो कौन कौन से टाइप होंगे, अकणिका में कौन कौन से टाइप होंगे, और कणिका में होंगे तो उनका क्या कार्य होगा। देखो, एक एक डिवाइडेशन पढ़ना पड़ेगा हमें, क्योंकि एग्जाम में हमसे पूछ लिया जाएगा कि कणिका में क्या होती है, अकणिका में क्या होती है। कणिका में है तो उसमें कितने टाइप की होती है, अकणिका में है तो उसमें कितने टाइप की होती है, उसमें कौन कौन से कण उपस्थित होते हैं। तो ये चीज़ हमें पता होनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा हमारे लिए कि डब्ल्यूबीसी के कौन कौन से प्रकार होते हैं, कौन से नहीं होते, और डब्ल्यूबीसी 2 प्रकार की होती है तो वो कौन कौन सी प्रकार की होती है। कणिका में होगी तो वो कणिका में क्या होते हैं, और अकणिका में होगी तो वो कणिका में क्या होगी। तो ये 2 चीज़ें अपने को ध्यान रखनी है कि कौन कौन से इसके अंदर एक, फिर कह रहा हूँ इनका डिवाइडेशन बहुत इंपॉर्टेंट है कि कणिका में कौन सी, कणिका में के अंदर 3 प्रकार की पढ़ेंगे हम। कितने प्रकार की? 3। वो 3 प्रकार कौन कौन से होंगे तो ध्यान देना। हम पढ़ेंगे, एक पढ़ेंगे जिसे कहते हैं हम ईओसिनोफिल, एक पढ़ेंगे न्यूट्रोफिल, और एक पढ़ेंगे बेसोफिल। 3 प्रकार की डब्ल्यूबीसी 2 प्रकार। कणिका में यानी जिसमें छोटे छोटे कण पाए जाएंगे, क्या पाए जाएंगे, स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं, छोटे छोटे कण होते हैं। और ये कण कितने, इस कण के आधार पे डब्ल्यूबीसी को कितने भागों में बांट दिया हमने। तो जिस डब्ल्यूबीसी के अंदर छोटे छोटे कण पाए जाएंगे, ग्रेन्यूल्स पाए जाएंगे, वो ग्रेन्यूल्स की कौन सी टाइप की होगी, यानी जो छोटे छोटे कण पाए जा रहे हैं उस कणों के आधार पे हम डब्ल्यूबीसी को कितने टाइप में बांटेंगे। तो उस कण के आधार पे डब्ल्यूबीसी होगी 2 प्रकार की। कितने प्रकार की? 2। एक कौन सी, जिसके अंदर छोटे कण पाए जाएंगे वो कणिका में कहलाएगी, और दूसरी जिसके अंदर कोई कण नहीं पाए जाएंगे, यानी डब्ल्यूबीसी के अंदर केंद्रक तो होगा लेकिन उसमें कोई कण नहीं पाए जाएंगे, तो वो कौन सी कहलाएगी, अकणिका में कहलाएगी। कौन सी कहलाएगी, अकणिका में, एक ग्रेन्युलोसाइट कहलाती है। अब कणिका में कौन कौन सी,
कणिका में 3 प्रकार की होती है। कितना? 3। जिसमें जो छोटे छोटे कण पाए जाएंगे वो 3 प्रकार की होती है। एक होती है इयोसिनोफिल, एक होती है बेसोफिल और एक होती है न्यूट्रोफिल। दूसरा जो अकणिका में होती है, जिसमें कोई कण नहीं पाए जाते हैं, कोई पार्टिकल्स नहीं पाए जाते हैं, तो वो WBC भी होती है। लेकिन उस WBC का कितना होगा? वो 2 प्रकार की होगी। एक हम जिसे कहेंगे मोनोसाइट कि यानी हमारी मेन जो प्रतिरक्षा तंत्र का काम करेगी वो कौन सी करेगी? मोनोसाइट और न्यूट्रोफिल। और एक पढ़ेंगे हम लिम्फोसाइट कह देते हैं, बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट। क्या होती है बी लिम्फोसाइट? क्या होती है टी लिम्फोसाइट? क्या होता है कणिका में? क्या होता है अकणिका में? इनका क्या कार्य होता है? उन सबको हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कि कैसे कैसे इनके फंक्शन हैं, क्योंकि इस पे पूरा डीप में हम चलेंगे, एक एक को विस्तार से पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही रख रहे हैं। नेक्स्ट क्लास में वापस हम मिलेंगे WBC के प्रकार पे। तो एक बार सभी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और हमारे संभव एकेडमी श्री गंगानगर के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।